Good morning, students. Today, I want to discuss about Section 10 and 11 of the Transfer of Property Act. Dear students, हम आपसे पहले भी इसी एक्ट के सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के संदर्भ में बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में आज संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 और 11 के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। धारा 10 कहता है कि अगर कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन यानी किसी संपत्ति के अन्यत्र अंतरण पर लगाई गई रोक, इससे संबंधित धारा 10 कहता है, सेक्शन 10 ये कहता है कि यदि किसी संपत्ति को पूर्ण रूप से अंतरित किया गया है, ऐसे में अंतर्ती पर उस संपत्ति का अन्यत्र अंतरण करने पर रोक लगाए जाने को धारा 10 बताती है। धारा 10 कहती है कि यदि अंतरणकर्ता ने, ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को यदि प्रॉपर्टी का पूर्ण अंतरण कर दिया है, यानी एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दिया है, यानी सेल के थ्रू या एक्सचेंज के थ्रू किया है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ जगहों पर जहां पर गिफ्ट के मामले में ये चीजें लागू नहीं होती हैं, लेकिन सेल और एक्सचेंज के मामले में जहां प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एब्सोल्यूट होता है, तो ट्रांसफरर ने अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफरी को किया है और प्रॉपर्टी के अदरवाइज ट्रांसफर यानी संपत्ति के अन्यत्र अंतरण पर यदि रोक लगाई गई है, तो धारा 10 ये कहती है कि यदि अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को पूर्ण रूप से संपत्ति का अंतरण कर दिया है, ऐसे में अंतरणकर्ता ने यदि अंतर्ती को संपत्ति का अन्यत्र अंतरण करने पर रोक लगाई है, तो ऐसा अंतरण किए जाने के संदर्भ में की लगाई गई शर्त शून्य होगी, यानी कंडीशन शुड बी वाइड, क्योंकि सेक्शन 10 यही कहता है, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन, यानी संपत्ति के अन्यत्र अंतरण पर लगाई जाने वाली शर्त को धारा 10 कहती है कि वो शून्य है। यानी जहां पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एब्सोल्युटली किया गया है और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किए जाने का एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लगाया गया है, रोक लगाई गई है, तो ऐसा कोई भी कंडीशन जो अंतरण को पर रोक लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, तो ऐसी कोई भी शर्त, ऐसी कोई भी रोक मान्य नहीं है, शून्य होगी। धारा 10 में ये बात कही गई कि संपत्ति का अंतरण अगर किया गया है पूर्ण रूप से, तो वहां पर अंतरणकर्ता अंतर्ती से संपत्ति के अन्यत्र अंतरण पर रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि यदि प्रॉपर्टी ए ने बी को बेच दी है, तो बी उस संपत्ति का उपभोग उपयोग जैसा चाहे वैसे करे अपनी सुविधा अनुरूप, चूंकि संपत्ति को उसने क्रय किया है, पूर्ण रूप से अपने हित में अंतरित कराया है, ऐसे में अंतरणकर्ता के द्वारा अंतर्ती को ऐसी कोई शर्त लगाना जिससे कि अंतर्ती का अन्यत्र अंतरित करने पर प्रतिबंध लगता हो, तो धारा 10 ये कहती है कि ऐसी शर्त शून्य होगी और अंतर्ती उस संपत्ति का अन्यत्र अंतरण करने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी कि अंतरणकर्ता के द्वारा लगाई गई जो कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन यानी संपत्ति के अन्यत्र अंतरण पर लगाई गई शर्त जो है, वो शर्त मान्य नहीं होगी, शून्य होगी। धारा 10 में इतनी ही बातें कही गई है कि अगर अंतरणकर्ता के द्वारा अंतर्ती को संपत्ति का पूर्ण रूप से संपत्ति का अंतरण किया गया है, यानी विक्रय के द्वारा या विनिमय के द्वारा, तो अंतरणकर्ता अंतर्ती पर अन्यत्र संपत्ति का अंतरण किए जाने पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। अगर रोक लगाता है तो ऐसा अंतरण, ऐसी शर्त शून्य होगी, मान्य नहीं होगी, और अंतर्ती स्वतंत्र होगा अपनी अपनी रीति से उस संपत्ति का भोग उपयोग या अन्यत्र अंतरण किए जाने से संबंधित वो पूर्ण रूप से अधिकृत। इतनी बातें तो धारा 10 में कही गई। धारा 10 में कहा गया कि कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन यानी संपत्ति के अन्यत्र अंतरण पर रोक लगाई जाती है, तो ऐसी शर्त शून्य है, और ऐसे अंतरण के
संदर्भ में लगाई गई शर्त मान्य नहीं होगी और अंतर्ती संपत्ति का अपनी रीति के अनुरूप, अपनी सुविधा के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी व्यक्ति को अंतरित कर सकता है। सेक्शन 10 ये कहता है कि जहां पर संपत्ति का ट्रांसफर किया गया है तो वहां पर पूर्ण रूप से अगर संपत्ति का अंतरण किया गया है तो अंतरणकर्ता अंतर्ती को अन्यत्र अंतरण करने से नहीं रोक सकता है। और अगर ऐसा किया गया है तो ऐसी शर्त मान्य नहीं होगी और शून्य होगी। तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट यानी कि पूर्ण अंतरण पर रोक जो है ये मान्य नहीं है। लेकिन वही वाइड और वैलिड ट्रांसफर के संदर्भ की बात हम करें तो जहां पर ये कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूट मेक्स द कंडीशन वाइड, नॉट द ट्रांसफर इटसेल्फ, द ट्रांसफरी रिसीव्स प्रॉपर्टी एज इट इज इफ नो सच कंडीशन एग्जिस्टेड। यानी कि अंतरणकर्ता ने अगर अंतर्ती को संपत्ति का पूर्ण रूपेण अगर संपत्ति का अंतरण कर दिया है तो अंतर्ती उस संपत्ति का अन्यत्र अंतरण करने के लिए इस प्रकार से योग्य होगा मानो कि अंतरणकर्ता के द्वारा अंतर्ती को संपत्ति के अन्यत्र अंतरण पर रोक लगाई ही न गई हो। ये बात धारा 10 में कही गई है और ये कहा गया कि केवल लीज जैसे मामलों में ही एक्सेप्शनली अंतरणकर्ता के द्वारा अंतर्ती को संपत्ति के अन्यत्र अंतरण पर रोक लगाई जा सकती है। ये अपवाद है, धारा 10 का ये अपवाद है कि केवल पट्टे की दशा में अंतरणकर्ता अंतर्ती को रोक लगा सकता है संपत्ति के अन्यत्र अंतरण पर, क्योंकि सब लीज नहीं करने से रोक सकता है अंतरणकर्ता यानी लेसर लेसी को प्रॉपर्टी के अदरवाइज ट्रांसफर करने से रोक सकता है धारा 10 की परिधि के भीतर, क्योंकि ये धारा 10 का अंतरण के अधीन ये उसका अपवाद है। लेकिन अन्य संपत्ति के अंतरणों में जहां पूर्ण अंतरण है यानी कि विक्रय है, विनिमय है, वहां पर दान है, वहां पर अंतरणकर्ता के द्वारा अंतर्ती को संपत्ति का अंतरण करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। और अगर रोक लगाई गई है तो ऐसी शर्त शून्य होगी और अंतरणकर्ता के द्वारा लगाई गई शर्त मान्य नहीं होगी और अंतर्ती संपत्ति का अपनी रीति के अनुरूप अंतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी से संबंधित धारा 10 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराना केस है 1884 का, रोशर वर्सेस रॉशर का, जिसमें कोर्ट ने ये माना कि अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एब्सोल्यूट किया गया है, यदि संपत्ति का अंतरण पूर्ण रूप से किया गया है तो अंतरणकर्ता अंतर्ती को अन्यत्र अंतरण करने से रोक नहीं सकता है। और यदि रोकता है तो ऐसी कोई भी शर्त, ऐसी कोई भी बाध्यता, ऐसी कोई भी रोक मान्य नहीं होगी, शून्य होगी। इसी क्रम में मनोहर शिवराम स्वामी वर्सेस महादेव शिवराम स्वामी के केस में 1988 में, यानी रिसेंट अभी केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अगर संपत्ति का अंतरण किया गया है पूर्ण रूप से तो ऐसे में संपत्ति का पूर्ण रूप से अंतरित किए जाने के उपरांत संपत्ति का अन्यत्र अंतरण किए जाने से अंतर्ती को नहीं रोका जा सकता है। केवल पट्टे के अलावा अन्य मामलों में, यानी कि जहां पर संपत्ति का अंतरण पूर्ण रूप में अंतरण है, यानी विक्रय है, विनिमय है, दान है, वहां पर अंतरणकर्ता अंतर्ती को संपत्ति के अन्यत्र अंतरण से रोक नहीं सकता है। और अगर रोकता है तो ऐसी शर्त शून्य होगी। इतनी बातें धारा 10 में कही गई हैं। अब आगे धारा 11 ये कहता है कि रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट ट्रांसफर, यानी कि जहां पर संपत्ति के अंतरण किए जाने से संबंधित जो धारा 11 कहती है, धारा 11 ये कह रही है कि अगर संपत्ति का अंतरण किया गया है तो वह कुछ एक मामलों में, जहां पर अगर अंतरणकर्ता के द्वारा अंतर्ती को संपत्ति का उपभोग करने के संदर्भ में अगर रोक लगाई जाती है, यानी कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एंजॉयमेंट, तो सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर अंतरणकर्ता के द्वारा अंतर्ती को संपत्ति का अंतरण किया गया है, पूर्ण रूप से अंतरण किया गया है, तो अंतर्ती को उसके संपत्ति का उपभोग करने से अंतरणकर्ता उसको नहीं रोक सकता है। लेकिन जहां पर कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एंजॉयमेंट, सेक्शन 11 ये कह रहा है
कि संपत्ति के उपभोग करने या उपयोग करने से संबंधित अगर कोई शर्त लगाई गई है, कोई कोई प्रतिबंध लगाया गया है, कोई रोक लगाई गई है, तो अंतरणकर्ता अंतर्ती को ऐसा करने से बाध्य नहीं कर सकता है। यानी अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को संपत्ति का अंतरण पूर्ण रूप में कर दिया है, तो ऐसे में पूर्ण रूपेण करने के उपरांत अंतरणकर्ता अंतर्ती पर संपत्ति के उपयोग या उपभोग के संदर्भ में अपनी कोई रीति, अपना कोई शर्त नहीं लगा सकता है। और अंतर्ती उस संपत्ति का उपभोग या उपयोग अपनी रीति से, अपनी सुविधानुरूप कर सकता है, और अंतरणकर्ता अंतर्ती को संपत्ति का उपभोग करने से अपनी रीति के अनुरूप नहीं बाध्य कर सकता। यानी कि सपोज कीजिए कि ए ने बी को प्रॉपर्टी का को सेल आउट कर दिया, और बी को ये शर्त दी कि बी उसमें खाली बागबानी करेगा या खेती करेगा, लेकिन भवन निर्माण नहीं करेगा। तो कहा गया कि अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को संपत्ति का पूर्ण रूप में अंतरण कर दिया है, तो अंतर्ती उस संपत्ति का उपभोग उपयोग अपनी सुविधा के अनुरूप करेगा, बागबानी करेगा, खेतीबाड़ी करेगा, और अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो वहां पर वो कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अगर अंतर्ती ने संपत्ति का क्रय किया है, तो अंतरणकर्ता के द्वारा संपत्ति का उपभोग किए जाने से संबंधित यदि कोई शर्त लगाई गई है, तो वह मान्य नहीं होगा। धारा 11 दो पैराग्राफों में बटी हुई है। धारा 11 ये कहती है, पहले पैराग्राफ में ये कहा गया है कि अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को संपत्ति का अंतरण कर दिया है पूर्ण रूप से, तो अंतरणकर्ता के संपत्ति के उपभोग से संबंधित शर्त को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि ऐसी शर्त अंतर्ती के लिए शून्य होगी, मान्य नहीं होगी। पहले पैराग्राफ में, धारा 11 के पहले पैराग्राफ में ये कहा गया है कि अंतरणकर्ता अंतर्ती को अपनी सुविधानुरूप संपत्ति का उपभोग या उपयोग करने के से नहीं रोक सकता है, और अंतर्ती ने यदि संपत्ति को क्रय किया है, अपने हित में संपत्ति का पूर्ण रूप से अंतरण किया है, तो अंतर्ती शर्त को मानने के लिए बाध्य नहीं है अंतरणकर्ता से कि जिसने की संपत्ति के उपभोग से संबंधित शर्त अंतरण के समय अंतर्ती को लगाई थी। तो कहा गया कि यदि अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को संपत्ति का अंतरण पूर्ण रूप से कर दिया है, सेल किया है, लीज किया, सेल किया है, एक्सचेंज किया है या गिफ्ट किया है, तो अंतर्ती उस संपत्ति का उपयोग, उसका उपभोग अपने रीति से, अपनी सुविधा से कर सकने के लिए स्वतंत्र है, और अंतरणकर्ता के निर्देशों का या शर्तों का पालन करने के लिए अंतर्ती बाध्य नहीं होगा। यह धारा 11 के पहले पैराग्राफ में कहा। धारा 11 का पहला पैराग्राफ ये कहता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी के संपत्ति के उपभोग से संबंधित अगर कोई रोक पूर्ण रूप से लगाई जा रही है, तो ऐसी शर्त मान्य नहीं होगी, ऐसी शर्त शून्य होगी। धारा 11 के पहले पैराग्राफ में ये बात कही गई है कि अंतर्ती उस शर्त को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा जो उसने अंतरणकर्ता से पूर्ण रूप से संपत्ति को क्रय किया है या विनिमय के रूप से संपत्ति का अंतरण अपने हित में कराया है। ये धारा 11 के पहले पैराग्राफ में कहा। धारा 11 के दूसरे पैराग्राफ में प्रतिबंधात्मक प्रसंविदाओं से संबंधित धारा 40 के बातों को धारा 11 के दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है। यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 40 में भी रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट की बात कही गई है, कि यानी कि धारा 11 का दूसरा पैराग्राफ ये कहता है कि अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को संपत्ति का पूर्ण रूपेण अंतरण किया है, और अंतरणकर्ता के पास अपनी संपत्तियां, कई एक संपत्तियां हैं जिनमें से केवल एक संपत्ति को उसने अंतर्ती को सेल आउट किया है, अन्य संपत्तियों के दृष्टिकोण से उसके उपभोग के या उपयोग के संदर्भ में
अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को अंतरण के पूर्व ही, उससे पहले ही शर्त लगाई कि भाई आप इस संपत्ति को क्रय तो कर रहे हैं, लेकिन इस संपत्ति का उपभोग या उपयोग हमारे निर्देशानुसार या हमारी शर्तों के अनुसार आप इस संपत्ति का उपभोग करेंगे। लेकिन यदि 11 का दूसरा पैराग्राफ ये कहता है कि अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को अंतरण से पूर्व शर्तों का से अवगत करा दिया है और अंतर्ती ने उस शर्त को जानते हुए अपने हित में संपत्ति का अंतरण करवाया है, तो प्रायर नोटिस यानी कि पूर्व सूचना के साथ अगर अंतर्ती ने उस संपत्ति का को क्रय किया है, तो अंतर्ती अंतरणकर्ता के निर्देशों या शर्तों का को मानने के लिए बाध्य होगा। यही बात संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 40 में कहा गया है, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट की बात कही गई है, यानी प्रतिबंधात्मक संविदा की बात कही गई है कि अगर जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के में धारा 115 में कहा गया, डॉक्टर की बात कही गई है, यानी कि विबंधन का सिद्धांत बताया गया है कि विबंधन का सिद्धांत अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को संपत्ति का अंतरण करने से पूर्व अंतर्ती को संपत्ति का उपभोग या उपयोग किए जाने के संदर्भ में कोई शर्त बता दी थी लिखित रूप से या मौखिक रूप से, और अंतर्ती ने इस शर्त को जानते हुए संपत्ति क्रय की है, तो अंतर्ती अंतरणकर्ता के उस शर्त को मानने के लिए बाध्य है। रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट यानी कि धारा 40 ये कहता है कि अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को अपनी अन्य संपत्तियों जो उसके पास है, केवल एक संपत्ति उसने अंतर्ती को बेची है और अन्य संपत्तियां उसी के पास है, तो अन्य संपत्तियों के मूल्य में कोई गिरावट ना आए, इस आशय से अगर वह अंतर्ती को संपत्ति का उपभोग या उपयोग किए जाने के संदर्भ में कोई निर्देश देता है, कोई शर्त लगाता है और उस शर्त को स्वीकारते हुए अंतर्ती ने संपत्ति का क्रय किया है, तो अंतर्ती बाध्य होगा कि वह अंतरणकर्ता के निर्देशों या शर्तों का अनुपालन करे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है 1848 का टक वर्सेस मॉक्झे का केस है। हिंदी की किताबों में ये तुक बनाम मॉक्झे लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको टक वर्सेस मॉक्झे कहा जाता है। 1848 का ये केस है, ब्रिटिश इंडिया के समय का ये केस है, इसमें अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को अपनी कोठी मतलब एक पुराना मकान जो काफी स्पेस्ड हो, जो काफी बड़ा हो, जिसमें काफी सारी संपत्तियां हो, बहुत सारी जमीनें हो, तो अगर इस एक टक वर्सेस मॉक्झे के केस में अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को अपनी कोठी के लॉन यानी उसके बगीचे में एक कुछ हिस्से को विक्रय कर दिया, इस शर्त के साथ कि भाई आप लॉन में खेती कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, लेकिन भवन निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस आशय से टक ने मिस्टर एक्स को संपत्ति बेच दिया और मिस्टर एक्स ने उस शर्त को मानते हुए उस संपत्ति को क्रय किया। उसमें यह था कि टक के निर्देशों का अनुपालन एक्स करेंगे और अगर वो नहीं करते हैं तो वह निश्चित तौर पर धारा 11 के दूसरे पैराग्राफ का उल्लंघन करते हैं या धारा 40 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो टक ने मिस्टर एक्स को प्रॉपर्टी बेच दी शर्त के साथ कि आप बगीचे में जो लॉन है उसमें कोई भवन निर्माण नहीं करेंगे, बागवानी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। इस शर्त के साथ टक ने मिस्टर एक्स को अपनी प्रॉपर्टी बेची। एक्स ने उस शर्त को माना और संपत्ति में कभी भी कोई भी भवन निर्माण करने का प्रयास नहीं किया। एक्स ने उस संपत्ति को फिर वाई को बेच दिया और फिर वाई ने उस संपत्ति को मिस्टर मॉक्झे को बेच दिया, इस शर्त के साथ बताते हुए कि भाई मिस्टर टक का जो संपत्ति है उस संपत्ति में कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इस आशय से ये कहा गया है कि आप बागवानी कर सकते हैं, आप खेतीबाड़ी कर सकते हैं,
आप एग्रीकल्चरल पर्पज से उसको प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई भवन निर्माण नहीं कर सकते। इस शर्त के साथ मिस्टर एक्स ने क्रय किया था टक से, एक्स से वाई ने किया, और वाई से फिर मिस्टर मॉकझे ने खरीदा। तो मिस्टर मॉकझे को भी शर्त की जानकारी थी। मिस्टर वाई ने पहले ही ये शर्त बता दी थी कि मिस्टर तक की इस हवेली में, उस कोठी में जो लॉन है जिसमें इसको अर्जित किया जा रहा है, इसमें आप बागवानी कर सकते हैं, आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन भवन निर्माण नहीं कर सकते। इस शर्त को मानते हुए मॉकझे ने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था। लेकिन मिस्टर मॉकझे ने संपत्ति का विक्रय करने के उपरांत संपत्ति में भवन निर्माण करने की शुरुआत कर दी। ऐसे में मिस्टर तक ने मॉकझे के विरुद्ध धारा 11 के दूसरे पैराग्राफ या धारा 40 के धारा इसी अधिनियम की धारा 40 का हवाला देते हुए कहा कि रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट की बात कही गई, प्रतिबंधात्मक संविधाओं के तहत मिस्टर मॉकझे संपत्ति का में कोई भी भवन निर्माण या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें रोकने के लिए मिस्टर तक ने वाद लाए वो, और उन्होंने ये न्यायालय में बात कही, अपनी बात रखी, और वाद लाते हुए ये तर्क दिया मिस्टर टक ने कि भाई मिस्टर एक्स ने मेरी शर्त को मानते हुए संपत्ति क्रय किया। एक्स से वाई को संपत्ति बेची गई, वहां पर भी मेरी शर्त को फॉलो किया गया। एक्स लेकिन वाई से जो मिस्टर मॉक्जे को प्रॉपर्टी बेची गई, वहां पर भी उन्हें पूर्व सूचना दी गई थी, यानी कि प्रायर नोटिस दी गई थी कि आप प्रॉपर्टी में कोई भी एग्रीकल्चरल पर्पज से काम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई भवन निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये जानते हुए भी मॉकझे ने उस संपत्ति को क्रय लेने करने के बाद भी, संपत्ति के क्रय के बाद उन्होंने वहां पर भवन निर्माण करने की कोशिश की। तो यहाँ पर मिस्टर टक ने मिस्टर मॉक्झे के विरुद्ध वाद लाए, और यहाँ पर कोर्ट ने मिस्टर टक के फेवर में जजमेंट देते हुए, मिस्टर तुक के हित में निर्णय देते हुए न्यायालय ने माना कि अगर मिस्टर तुक ने एक्स ने वाई को और वाई ने मॉक्झे को विक्रय किया है इस पूर्व सूचना के साथ कि आप इसमें इसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं, आप बागवानी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप भवन निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि भवन निर्माण करने से तुक की जो अन्य संपत्ति है, उनकी संपत्तियों के मूल्य में, वैल्यू में गिरावट हो सकती थी। इसलिए मिस्टर तुक ने ये शर्त रखी थी कि भाई आप बागवानी कर सकते हैं, आप खेतीबाड़ी कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति में कभी भी भवन निर्माण नहीं करेंगे। तो इस केस में न्यायालय का ये निर्णय था कि अगर तुक ने पूर्व सूचना के साथ अंतर्ती को ये शर्त दी थी कि भाई आप संपत्ति का विक्रय कर रहे हैं, आप क्रय कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी शर्त को मानना पड़ेगा। पूर्व सूचना के साथ आपने संपत्ति का विक्रय किया था तुक ने, लेकिन तुक के इस शर्त को का उल्लंघन किया मॉक्झे ने। तो न्यायालय ने कहा कि निश्चित तौर पर मॉक्झे 40 का उल्लंघन कर रहे हैं, और इस नाते वह इस संपत्ति में भवन निर्माण करने के लिए अधिकृत नहीं है, केवल खेती बाड़ी या बागवानी करने के लिए ही वह अधिकृत है, भवन निर्माण करने के लिए वो अधिकृत नहीं है। और धारा 11 का दूसरा पैराग्राफ के अधीन या धारा 40 के अधीन मिस्टर तुक के शर्तों को न्यायालय ने वैध माना। इसके अलावा अन्य केस हैं, जैसे तुलसीदास, कालीचंद वर्सेस तुलसीदास, विठल दास के केस में 1924 के केस में, इसमें भी यही बात हुई कि धारा 11 के दूसरे पैराग्राफ में और धारा 40 का हवाला देते हुए न्यायालय ने माना कि अगर रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट, यानी कि अगर प्रतिबंधात्मक संविधाओं को के संज्ञान में रहते हुए संपत्ति का अंतरण कराया गया है, तो निश्चित तौर पर वह बाध्यकारी होगी और अंतरणकर्ता के द्वारा लगाई गई शर्त को मानने के लिए बाध्य है। इसके अलावा एक अन्य केस मोहम्मद रजा वर्सेस सैयद यादगार हुसैन के केस में 1924 का ये केस है, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने
ये जजमेंट दिया, ये निर्णय दिया कि अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को पूर्व सूचना के साथ संपत्ति का अंतरण किया है, पूर्ण अंतरण किया है, तो ऐसे में अंतर्ती उस शर्त का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। और इस प्रकार से धारा 11 के दूसरे पैराग्राफ या इसी अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत मान्य है कि अगर अंतरणकर्ता ने अंतर्ती को पूर्व सूचना के साथ यदि संपत्ति का अंतरण किया है और अंतर्ती ने पूर्व सूचना के संज्ञान में वो संपत्ति का क्रय किया है, तो निश्चित तौर पर अंतरणकर्ता के द्वारा लगाई गई शर्त मान्य है, बाध्यकारी है अंतर्ती के लिए। एक अन्य केस है गोमती सिंह वर्सेस अनारी कुंवर में, जिसमें 1929 केस में भी प्रीवी काउंसिल ने भी इसमें जजमेंट देते हुए माना कि रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट का मतलब यह है कि अगर प्रतिबंधात्मक संविधाएं लागू होंगी, यानी अंतरणकर्ता ने अगर अंतर्ती को अंतरण से पूर्व संपत्ति का उपभोग या उपयोग किए जाने के संदर्भ में शर्त रखी है और इस संज्ञान के साथ अंतर्ती ने उस शर्त को मानते हुए संपत्ति का क्रय किया है, तो अंतरणकर्ता के द्वारा लगाई गई शर्त वैध होगी, मान्य होगी और अंतर्ती उस शर्त का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से अंतरणकर्ता की अन्य संपत्तियों के रखरखाव के लिए वह शर्त का रख लगाता है, तो वो शर्त मान्य है। तो इतनी ही बातें धारा 10 और धारा 11 में संपत्ति अंतरण अधिनियम में आपको बतानी थी। और मुझे आशा है कि आप सभी इन सूचनाओं के साझा किए जाने से कुछ ना कुछ लाभान्वित हुए होंगे। इसी आशा के साथ आने वाले समय में हम आपको धारा 13 और 14 यानी अजात व्यक्ति के विरुद्ध के संदर्भ में संपत्ति का अंतरण किए जाने से संबंधित और शाश्वतता के विरुद्ध नियम के संदर्भ में धारा 13 और 14 पर आपके अगले लेक्चर में आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।